नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजेश अग्रवाल। आज हम प्रबंध का प्रैक्टिस सेट प्रश्नास्त्र प्रबंध प्रैक्टिस सेट 2 लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये लास्ट ईयर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपके कंसेप्ट को भी बहुत क्लियर करते हैं ये। ठीक है, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं आज। प्रबंध को सरलतम रूप में समझने का सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ है। प्रबंध को सरलतम रूप में समझने का सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ है। मोस्ट फेमस मीनिंग टू अंडरस्टैंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सोचिए, पॉज करके जो है आप स्क्रीन को पॉज करके और सोचिए और फिर आंसर बताइए। प्रबंध एक संज्ञा के रूप में, मैनेजमेंट एज ए नाउन। प्रबंध एक विधा के रूप में, मैनेजमेंट एज ए टाइप। प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। प्रबंध वर्ग के रूप में, मैनेजमेंट एज ए क्लास। ठीक है, तो प्रबंध का सरलतम रूप में समझने की सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा इसमें सी, प्रबंध प्रक्रिया के रूप में। प्रबंध एक, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय अर्थ यह है। नंबर 2, दोस्तों यदि आप ऑल लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मैं आपको मोबाइल नंबर यहां भी बता देता हूं, 90 39 53 44 79 9039534479। इस पर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स जो कि बिल्कुल आपके लिए अमूल्य नोट्स हो सकते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। बहुत सरल प्रश्न है, आधुनिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है नीचे पीडीएफ नीचे इसी में कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब दीजिए। बहुत साधारण सा आंसर है इसका। अगर आपने सारे नोट्स पढ़े हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं मैं। प्रबंध में POIM सूत्र दिया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट। POIM सूत्र जो दिया था प्रबंध में, POIM सूत्र किसने दिया था? हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक W. टेलर, जॉर्ज टेरी और हेराल्ड स्मिडी। अगर आपको याद हो तो शुरुआती तीसरे चौथे लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको कैसे याद कराया था? पोएम, POIM, पोएम। पोएम कैसे बोल रहे हैं? हेरते हुए। हेरना मतलब देखना होता है, किसी की तरफ हेरना मतलब देखना, तो हेरते हुए। हेराल्ड स्मिडी इसका सही आंसर है। देखिए आ गया ना इस तरीके से। पोएम कैसे बोल रहे हैं? पोइम, हेरते हुए। हेराल्ड स्मिडी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर पाया जाता है जो प्रबंध के सर्वोच्च स्तर से नीचे तक विस्तारित होता है। किसी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर पाया जाता है जो प्रबंध के सर्वोच्च स्तर से नीचे तक विस्तारित होता है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप लेवल टू लोएस्ट लेवल इज कॉल्ड एज। तो अब पहला, आदेशों की एकता, प्राधिकरण रेखा, उत्तरदायी कारक और समादेश श्रृंखला। आदेशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, प्राधिकरण रेखा, अथॉरिटी लाइन, उत्तरदायी कारक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, समादेश श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड। सोचिए दोस्तों और इसका आंसर बताइए। जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर जो प्रबंध के सर्वोच्च स्तर से नीचे तक जाता है। तो आदेशों की एकता, ये एक ही आदेश ऊपर से नीचे तक नहीं जा सकता। अथॉरिटी लाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर होगा चेन ऑफ कमांड। आपको याद होगा मैंने इस तरीके से एक गैंग प्लांक और स्केलर चेन ऑफ कमांड का बताया था, जिसमें नीचे नीचे अगर सीधे बात कर लेते हैं, यहां का यहां से सीधे बात कर लेता है तो उसको मैंने क्या गैंग प्लांक बोला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समादेश श्रृंखला या चेन ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से लोगों की सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित हैं जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में संरचित और सफल हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखें, हिंदी में मैनेजमेंट के शब्द बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो अंग्रेजी में आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज सोशल अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल टू प्लान एंड अचीव गोल्स। सोशल अरेंजमेंट्स ऑफ पीपल टू प्लान एंड अचीव गोल्स। तो क्या होता है? सोशल सिस्टम, प्रोसेस,
खुली व्यवस्था मतलब ओपन सिस्टम या संगठन? तो आप पढ़ चुके हैं। क्या होना चाहिए आंसर? सामाजिक व्यवस्था के रूप में जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संरचित किया जाता है, बनाया जाता है और सफल होता है। आंसर हो जाएगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। MBO फुल फॉर्म आप जानते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MBO पद का उपयोग करने वाले सबसे पहले थे। फर्स्ट वन टू यूज टर्म MBO, फर्स्ट टू यूज टर्म MBO। ठीक है, तो ये नया फैक्ट है, इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। MBO पद का सबसे पहले प्रयोग जो किया था, टर्मिनोलॉजी MBO का सबसे पहले प्रयोग किया था पीटर ड्रकर साहब ने। मैनेजमेंट गुरु हैं पीटर ड्रकर, बहुत बड़ा नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स? तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर PDF नोट्स, टेस्टरी। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। दोस्तों, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक पे आप और क्वेश्चंस चाहते हैं और कौन सा टॉपिक जल्दी कवर करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। स्वॉट विश्लेषण एक व्यक्ति या संगठन के डैश का आकलन करता है। स्वॉट एनालिसिस एनालाइज, स्वॉट एनालिसिस एनालाइज डैश ऑफ ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्वॉट एनालिसिस क्या करता है? अध्ययन, कार्यप्रवाह, अवसर परीक्षण, स्टडी, वर्कफ्लो, अपॉर्चुनिटी, ट्रायल्स, वेग, आवश्यकताएं, आदेश, समय, स्पीड, वांट्स, ऑर्डर, टाइम, लक्षण, चिंता, उद्देश्य, तकनीक, साइंस, वरीज, ऑब्जेक्टिव्स, टेक्निक्स, और ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो स्वॉट का एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा गया है, स्वॉट से क्या मतलब है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो ये आप लेक्चर पढ़ते रहिए लगातार, उसमें मिलेगा आंसर इसका आंसर है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। किसी भी पर्टिकुलर बंदे की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या बाजार की उसकी ताकतें क्या हैं, बाजार के हिसाब से उसकी कमजोरियां क्या हैं, बाजार में उसके लिए अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और बाजार से उसको खतरे क्या हैं, इनका एनालिसिस कहलाता है स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन के लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियों और कार्यप्रणालियों की एक संरेखण में होना चाहिए। नीतियों को और कार्यप्रणाली को एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। यह हिंदी है दोस्तों जो परीक्षा में आई है, और आप सोच लीजिए कि हिंदी कितनी टफ है। इसी की इंग्लिश देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट द गोल ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, गोल ऑफ बैलेंसिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स शुड अलाइंड विथ HR पॉलिसीज। मतलब किसी भी व्यक्ति की पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स जो हैं वो संरेखीय होनी चाहिए HR की पॉलिसीज के साथ और वर्क फ्लोज के साथ। ये कौन सा दृष्टिकोण कहलाता है? आंसर बताएंगे आप। पहला ऑप्शन है कार्मिक प्रबंध दृष्टिकोण, है ना, पर्सनल मैनेजमेंट अप्रोच, मानव संसाधन दृष्टिकोण, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, और मानव संबंध दृष्टिकोण ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें दो बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, मानव संसाधन दृष्टिकोण और मानव संबंध दृष्टिकोण। ठीक है, सोचिए आप इसका आंसर, है ना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव संबंध दृष्टिकोण। क्यों? व्यक्तिगत और संगठनात्मक आवश्यकताओं के संतुलन लक्ष्य के साथ मानव संसाधन की नीतियां और कार्यप्रणाली एक संरेखण में होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी ना होके आंसर बी है। देखिए, मुझे ही बताने में गलत हो गया तो क्वेश्चन में कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। मानव संसाधन दृष्टिकोण कहलाता है ये, क्योंकि मानव संसाधन की नीतियां और कार्यप्रणाली एक ही रेखा में होनी चाहिए। किस हिसाब से? ताकि लोगों के व्यक्तिगत गोल भी पूरे हो सकें और संगठन के गोल भी पूरे हो सकें। तो मानव संसाधन दृष्टिकोण या ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच कहलाएगी, जिसको आप कर्मचारी केंद्रित अप्रोच भी बोलते हैं, जो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कहलाती है। अभी शुरुआत के अभी लास्ट के 31-32वें लेक्चर में मैंने ये डाला है, जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल जो होती है वो कर्मचारी केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 9,
एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता की माप है। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टू रन ए बिजनेस इज। प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट होता है एक बिजनेस रन करने के लिए। एक व्यापार के संचालन की लाभप्रदता की माप क्या है? तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं लाभप्रदता, या इसी को बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। और उसमें अगर आपने शब्द पे गौर किया होगा तो मैंने आपको बोला था कि रेट ऑफ ROI पे बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, वही प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कितना इन्वेस्ट किया है आपने और कितना रिटर्न पाया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न एक ही चीज है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक प्रतिफल दर, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो नहीं होगा, द करंट रेशियो नहीं होगा, द गियरिंग रेशियो नहीं होगा। इसमें से जो काम के होंगे मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में और डिस्क्राइब करूंगा। सारी चीजें ऐसे एकदम डिटेल में नहीं पढ़नी है, बैंकिंग साइड का बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, महत्व के आधार पर नियोजन डैश हो सकता है। प्लानिंग कैन बी डैश ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। महत्व के पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, सो प्लानिंग कैन बी डैश ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। दीर्घकालिक और अल्पकालिक, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, अग्र सक्रिय और प्रतिक्रियाशील, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, युक्तिपूर्ण और परिचालनात्मक, स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सोचिए दोस्तों कि महत्व मतलब प्लानिंग का क्या महत्व है। तो प्लानिंग का महत्व क्या है, यह आंसर हो जाएगा इसका सी। अपन प्लानिंग के आधार पे स्ट्रैटेजिक गोल्स और ऑपरेशनल गोल्स बनाते हैं ना। रोजमर्रा की जिंदगी में जो डिसीजन लिए जाते हैं, रोजमर्रा के ऑफिस के कार्यों में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेशनल गोल। और स्ट्रैटेजिक गोल क्या कहलाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रबंधन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और CMD और CEO और MD होते हैं, वो कंपनी के जिस लेवल के डिसीजन लेते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक या नीतिगत निर्णय या युक्तिपूर्ण निर्णय। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा, इन दोनों निर्णयों के बीच भी एक मध्य स्तर का मैनेजमेंट एक निर्णय लेता है, उन निर्णयों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे ये स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल है, इन दोनों के बीच में एक प्रकार के निर्णय हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक है? क्रिएटिव प्रोडक्शन फंक्शन इज। क्रिएटिव प्रोडक्शन के 4 फंक्शन है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, है ना। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, ये मनी, मशीन, मैन, है ना, और लैंड वगैरह सारा है ये। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक कौन हो सकता है? मशीनें रचनात्मक नहीं हो सकती, भूमि रचनात्मक नहीं हो सकती, पैसा तो कभी रचनात्मक नहीं हो सकता। तो आंसर बहुत सरल है इसका, मानव संसाधन। तो उत्पादन का रचनात्मक कारक कौन है? मानव संसाधन। ठीक है दोस्तों, तो इन 11 प्रश्नों के साथ ये प्रश्नास्त्र जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसका प्रैक्टिस सेट 2 आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और किस टॉपिक पर प्रश्न चाह रहे हैं आप कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।